हेलो दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एंड में आप इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस लेक्चर के द्वारा जो अच्छा अच्छा वैल्यूबल नॉलेज है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये 12th पर। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन कराऊँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं इसका। तो जैसे अब कोई सी एक मैग्नेट रहती है, उसके आसपास कुछ ना कुछ फील्ड रहती है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ ना कुछ एक फील्ड रहती है, जहाँ पर अगर अपन यहाँ कहीं पर भी कुछ भी मैग्नेटिक कंपास रखते हैं। अब मैग्नेटिक कंपास वो रहता है जो मैग्नेटिक फील्ड में आकर कुछ ना कुछ डायरेक्शन शो करता है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहता है, कुछ भी डायरेक्शन शो नहीं करता है। अब कैसा रहता है मैग्नेटिक कंपास, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से रहता है मैग्नेटिक कंपास। ठीक है। जिस प्रकार से हम डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसी प्रकार का एक कंपास आपने कहीं देखा होगा। ठीक है। और ये होता है एक मैग्नेटिक कंपास, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है, तो ये मूव करेगा। अब देखते हैं, हम कोई सी भी एक मैग्नेट है, उसके आसपास अगर हम यहाँ पर कोई सा भी मैग्नेटिक कंपास रख देते हैं, और अगर यहाँ पर वो कुछ ना कुछ मूव करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ तक, और अगर हम कंपास अगर यहाँ तक रख देते हैं और कुछ मूव नहीं करता है, तो क्या होगा कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ तक नहीं आ रही है, यानी इसके पहले ही कहीं पर ख़त्म हो चुकी है। तो क्या होता है ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कुछ ना कुछ लिमिट रहती है उसके प्रभाव की, यानी इसके द्वारा जो प्रभाव हो रहा है वो कहाँ तक हो रहा है, वो हो गया उसकी एक फील्ड। ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या, मेन पर टॉपिक पे आते हैं हम। यहाँ पर एक वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अगर उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, अभी तो हम किसी भी डायरेक्शन में देख लेते हैं। ठीक है। अब एक वायर है, लॉन्ग वायर है, किसी भी लेंथ का हमने एक वायर ले लिया, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ओके। अब उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आई करंट। आई करंट मतलब करंट को हमने डिनोट किया है आई से। ठीक है। तो जो भी करंट कैरिंग वायर रहता है, यानी जिस भी वायर के अंदर करंट फ्लो होता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। यानी जो कुछ भी करंट फ्लो होता है वायर के अंदर, उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर हम यहाँ पर कंपास रख देते हैं, अगर हम मैग्नेटिक कंपास रख देंगे किसी भी वायर के पास जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो ये कंपास मूव करने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी वायर है उसके अंदर अगर अपन करंट फ्लो करेंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, हम उसको किस प्रकार देखेंगे, अगर हम उसके अंदर मैग्नेटिक कंपास देखेंगे तो वो मूव करने लग जाएगा। अगर वो मूव करेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उसके आसपास। तो मैग्नेटिक कंपास का कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक वायर है, एक और वायर है। अब उसका डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो अब जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा था, अब जैसे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऊपर इधर की साइड फ्लो हो रहा है करंट का डायरेक्शन, तो इसका मूव का जो तरीका रहेगा वो किसी न किसी एक डायरेक्शन में रहेगा। जैसे इस प्रकार मूव कर रहा है तो यानी इस प्रकार ये मूव करेगा। और अगर अपन करंट को रिवर्स कर देते हैं, यानी रिवर्स का इन द सेंस कि हम इसको, जैसे पहले इधर जा रहा था और अब इसको इधर कर देते हैं, इधर करते हैं, अगर करंट इधर की साइड फ्लो हो रहा है तो इसका मूव भी अपोजिट साइड रहेगा। तो पहले करंट इधर जा रहा था तो इस प्रकार मूव था अब इसका। ठीक है। अब अगर करंट इधर नीचे की साइड आएगा तो इसका मूव अलग होगा, अपोजिट होगा। जैसे वो घूम रहा था ऐसे नहीं घूमेगा पहले जैसा। ठीक है। पहले ऐसा शो नहीं करेगा वो। ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। कहाँ से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ये देखिए। और इसका वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हम उसको कहाँ से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। और ये उसका हम डायरेक्शन शो करते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये बी को हमने वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे। अब हम लिए देखते हैं, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था,
द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। मतलब जिस भी करंट यानी जिस भी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो वायर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसके आसपास। ओके, जो कुछ भी वायर है उसके अंदर अगर अपन करंट फ्लो करेंगे, इसका अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो वायर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उसके खुद के आसपास। ठीक है, अब आते हैं कुछ पॉइंट्स पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अब एक वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और उसके पास हमने एक चार्ज रख दिया, ठीक है, और उसके पास हमने क्यू एक चार्ज रख दिया जो कि रेस्ट पोजीशन पे कुछ मूव नहीं कर रहा है, कोई सा किसी प्रकार का मोशन नहीं कर रहा है, किसी प्रकार से मूव नहीं कर रहा है। क्यू चार्ज वो स्टेबल है यानी रेस्ट पर है, उसके ऊपर कोई सा भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जैसे इसके अपन का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो करंट कैरिंग वायर रहता है वो खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर वो जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब ये मूव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अब क्यों रहेगा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अब पहले तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई सा भी चार्ज रखते थे, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई सा भी चार्ज रखते थे भले वो रेस्ट पोजीशन पर हो, तो क्या करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करते थे फोर्स लगाती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कुछ ना कुछ फोर्स लगाती थी भले वो रेस्ट पोजीशन पर है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ भी फोर्स नहीं लगाती है जब चार्ज रेस्ट पर रहता है। जब चार्ज रेस्ट पर रहता है तो वो कुछ भी फोर्स नहीं लगाती है उसके ऊपर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि भले चार्ज रेस्ट पर हो लेकिन वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही हम यहाँ से इस वायर में, अब जैसे इस वायर के पास हमने क्या रखा था, एक क्यू चार्ज रखा था जो कि रेस्ट पोजीशन पे था। और फिर उसको क्या करता है हम उसको मूव करते हैं। फिर अब हम उसको मूव करते हैं, अगर हम उसको मूव करते हैं तो ये क्या होगा, चार्ज को हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये क्या ऑटोमेटिकली कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर की साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर की साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने चार्ज को मोशन में लाए, जैसे हम चार्ज को रेस्ट से मोशन में लाए तो क्या हुआ कि कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। यानी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो रेस्ट पर है चार्ज उस पर इफ़ेक्ट नहीं डालती है, बल्कि उस पर इफ़ेक्ट डालती है जो चार्ज मोशन में रहता है। अगर चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट डालेगी मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो चार्ज मोशन में नहीं है तो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा चार्ज पर। और अगर वो चार्ज मोशन में है तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा, किधर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे अपन इधर कर रहे हैं तो ये इधर की साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यानी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट किस पे करती है, सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज मोशन में है उन पर ही अफेक्ट करती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, जो चार्ज रेस्ट पर है उन पर भी अफेक्ट करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट कैसे करते हैं, बी से, और उसका वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, बी के ऊपर ये एरो साइन लगा देंगे तो ये क्या जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो बी के मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है इसकी यूनिट। तो क्या लिखेंगे हम इसको N/AM। और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेस्ला भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई सा भी वायर है, अगर कोई सा भी एक वायर है ये वाला, तो इसके आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिटरमाइन करना है। इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है तो कितनी हुई है, कहाँ तक हुई है, वो अगर हमें डिटरमाइन करना है तो यहाँ पर एक क्या 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 दिया गया है, लॉ दिया हुआ है जिसको हम कहेंगे क्या, बायट सावर्ट लॉ। क्या कहेंगे, बायट सावर्ट लॉ। अब देखिए, अब बायट सावर्ट लॉ में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ
एक जो वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, सिर्फ उसके छोटे से पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है प्रोड्यूस, है उसको हम बता सकते हैं किसके द्वारा, बायट सवर्ट लॉ के द्वारा। अब देखते हैं यहाँ पर एक वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस, सॉरी अब मैं बताऊंगा अभी। एक पॉइंट P है जहाँ पर हमें क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड जितनी प्रोड्यूस हुई है उसको, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई है, कितनी इंटेंसिटी की फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है एट पॉइंट P पर, वो डिटरमाइन करना है हमें, ठीक है। तो बायट सवर्ट लॉ है, वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो जिस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसके एक छोटे से पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस पॉइंट P पर, वो बताएगा सिर्फ, ठीक है। बाकी हम क्या है कि इन छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे रहेंगे, इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, मतलब सबको मिला देंगे, और फिर उसके बाद एक नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे इस पूरे वायर की। तो इस पूरे वायर की नहीं पता सकता बायट सवर्ट लॉ, तो बायट सवर्ट लॉ क्या करता है, जिस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उस वायर के एक छोटे से पार्ट के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है किसी भी पॉइंट पर, वो बता सकता है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये वायर है जिसकी लेंथ क्या है, L, जिसकी लेंथ L है। अगर इसकी लेंथ L है तो इसका जो छोटा पार्ट अगर अपन लेंगे यहाँ से, जैसे इसकी लेंथ L है और अगर हम इसका छोटा पार्ट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक छोटा पार्ट लेते हैं, तो उसकी लेंथ क्या लेंगे हम, DL। अब इसके कारण, यानी इस वायर के इतने पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है पॉइंट P पर, वो पता लगाएंगे हम किसके जरिए, बायट सवर्ट लॉ के जरिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है किसके कारण, DL के कारण, यानी DL मतलब इस छोटी सी लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है एट पॉइंट P पर, तो वो क्या रहेगी, DB, क्या रहेगी, DB। अगर हम पूरे वायर की बात करें तो L के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, B से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वायर के एक छोटी सी लेंथ, वायर की एक छोटी सी लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, DB। ये रही DB, हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तब DB वेक्टर, अब DB वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण हो रही है, DL के कारण, यानी इस छोटी सी लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो है DB वेक्टर, ठीक है। अब हम इसका क्या लिखें फॉर्मूला, म्यू नॉट, ये नॉट है, जीरो मतलब नॉट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या यानी जो करंट फ्लो हो रहा है हमने उसको कैसे नोट करा, I से, तो यहाँ पर I लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब जो लेंथ ली हमने, छोटी सी जो लेंथ ली है DL, उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन करंट का इस पूरे वायर के अंदर रहेगा वही डायरेक्शन DL का रहेगा, ठीक है। तो क्या है, DL मल्टीप्लाई बाय R वेक्टर। अब R क्या है, इस लेंथ से DL से लेकर तो पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने कैसे नोट कर दिया, R से, वो है क्या, R। तो ये लिख दिया हमने R अपॉन R³। अब देखिए ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म, ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। लेकिन हमको क्या है कि इसका स्केलर फॉर्म लिखना है, तो स्केलर क्वांटिटी लिखना है तो हम इसमें से ये एरो हटा देंगे, इसमें से ये एरो हटा देंगे DB में से, तो DB में से एरो हटा दिया। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I। अब देखना DL क्रॉस R वेक्टर, इसको हम स्केलर फॉर्म में किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं, I, देखिए DL R साइन थीटा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और साइन थीटा क्यों लिखा हमने यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो भी लाइन है, यानी इस पॉइंट से लेकर, यानी इस लेंथ वायर, यह छोटी सी लेंथ है, यहाँ से लेकर तो पॉइंट P तक जो कुछ भी लाइन बन रही है, जो कुछ भी जॉइनिंग लाइन बन रही है,
उसकी डिस्टेंस तो आर है, और ये एंगल इस लेंथ के, और ये जो लाइन है ये कितना एंगल बना रही है डी एल के साथ, वो है थीटा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या है, आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब क्या होगा, आर, एक आर से यहाँ पर आर क्यूब यानी 3 आर है। ठीक है, यानी एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर। तो हम इसको स्केलर फॉर्म में किस प्रकार लिख देंगे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, तो स्केलर फॉर्म हम क्या लिखेंगे इसको, तो इसका स्केलर फॉर्म क्या होगा। अब देखिए हमने ये जो देखा था, ये जो वेक्टर फॉर्म था किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी एल लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी एल लेंथ, ये इसका जो भी निकली थी मैग्नेटिक फील्ड डी एल लेंथ के जरिए, वो था क्या, वेक्टर फॉर्म इसका, ये वेक्टर फॉर्म निकाला हमने। और अब इसका स्केलर फॉर्म देखेंगे हम, तो इसका स्केलर फॉर्म क्या निकला, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने देखा था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है पूरा उसके अंदर देखा था आपने, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके अंदर आपने क्या देखा, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जो कुछ भी देखा था आपने क्या देखा, एप्सिलॉन नॉट देखा था। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या देख रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई देख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह। ठीक है, तो बुक में जो लिखा हुआ किस प्रकार लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम पहले देखिए वेक्टर फॉर्म को अगर स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार लिख देंगे हम। ठीक है, अब बुक में किस प्रकार लिखा हुआ है, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी डी एल के द्वारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी करंट के, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो रहेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी पॉइंट पी पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, जितना ज़्यादा एंगल रहेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। मतलब अब जैसे थीटा है, थीटा और ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, कहीं पर भी आ गया थीटा। ठीक है, तो थीटा जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी किसके द्वारा, डीएल के द्वारा। तो डीएल से जो एंगल बन रहा है वो जितना बड़ा होगा, यानी जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब जितनी भी डिस्टेंस रहेगी, यानी इसे एक वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर एक डी एल लेंथ है, यहाँ से हमने एक छोटी सी लेंथ ली यानी डी एल। और अब यहाँ पर जितनी ज़्यादा डिस्टेंस रहेगी, जितनी ज़्यादा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी इस डी एल लेंथ के वायर के कारण। जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कम होती जाएगी, अगर जो जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर उसकी डिस्टेंस यहाँ से बढ़ती जाए तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, अब क्या है, डी बी मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कुछ भी प्रोड्यूस हुई है वो बढ़ती जाएगी अगर डी एल है, यानी जो छोटा सा कट वायर है, यानी जैसे हमने इतना बड़ा वायर लिया है, तो जैसे ही इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अब देखते अपन क्या, डी बी का हमने जब फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी एल क्या निकाला था हमने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जान लेते हैं क्या होती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁷ होती है। तो क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते थे कि एप्सिलॉन नॉट जो होती है वो क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में जो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस रहती है वो क्या रहती है, म्यू नॉट रहती है। ठीक है, और अब उसके बाद हम देखते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, म्यू आर। अब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती थी, क्या होती थी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी क्या के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी। और अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, म्यू अपॉन म्यू नॉट होगी। अब देखते हैं यहाँ पर डी बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डी एल लेंथ। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर ऊपर क्या रहेगा, म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ओके, अब इसकी अपन यूनिट निकालते हैं। अब इसकी अगर अपन यूनिट निकालते हैं, इसकी अगर अपन यूनिट निकालते हैं तो क्या होगा, पहले तो डीबी है, ये देखिए डीबी, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और म्यू नोट का म्यू नोट हम लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब आई जो है वो करंट है और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। अब डीएल क्या है, लेंथ है, और आर साइन थीटा, यहाँ पर जो एंगल है वो डायमेंशन लेस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ तो आर भी से कैंसिल हो चुका है, आर साइन थीटा नहीं है क्योंकि एक आर से एक आर कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर कुछ भी आर है ही नहीं, और साइन थीटा है तो यानी जो कुछ भी एंगल रहता है उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर आई डी एल बचा, तो डी एल यानी लेंथ है, लेंथ को हम काय में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो ये हमने लिख दिया म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई एम अपॉन, यहाँ पर बचा था आर स्क्वायर, तो हम आर स्क्वायर यानी रेडियस को हम काय में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एम स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब एक एम से एक एम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, अब टोटल जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या बचेगा, और ये एक और एम यहाँ पर बचा रहेगा, वो यहाँ से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तब टोटल क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, एन अपॉन ए इक्वल्स टू म्यू नॉट ए, ये बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, परमिएबिलिटी इन ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, म्यू नॉट का वैसे का वैसे रहने देंगे, और ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो टोटली क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू एन अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो यहाँ पर टोटल जो आएगा ये म्यू नॉट क्या आ जाएगा, एन अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10⁻⁻⁷। अब इसकी हम यूनिट लिखेंगे तो क्या लिख देंगे हम, न्यूटन पर एम्पियर इन्वर्स स्क्वायर मतलब अब ये ऊपर जाएगा, अब जो इसकी पावर पॉजिटिव है, अब ये ऊपर जाए क्या हो जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे, फिर हम इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। एक बार फिर मैंने आपको बताया था, जो मैंने पहले बता दिया था आपको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखते हैं हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले हमने डिटरमाइन कर लिया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर, जिसका यानी किसके कारण, एक करंट कैरिंग वायर के कारण। अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसका डायरेक्शन क्या है वो हमको पता करना है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं देखते हैं, डी एल वेक्टर मल्टीप्लाई बाय आर वेक्टर। तो हमें डायरेक्शन पता करना है, तो एक रूल दिया गया पहले, तो कौन सा है, स्क्रू रूल दिया गया। तो अब ये आपके रियल लाइफ एग्जांपल से ही टच है, मैं आपको बता दूं, इसमें दो टर्म आती है, एक तो इनवर्ड टर्म आती है और एक आउटवर्ड टर्म आती है। तो इनवर्ड क्या होता है, जैसे कोई सा भी एक नट है, ठीक है, कोई सा भी नट है, अगर अपन उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अंदर जाता है, और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक नट रख कर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक नट रख कर देखते हैं, तो डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर की साइड है, इधर की साइड। तो हम नट किस तरह घुमाएंगे, इधर इधर घुमाएंगे, तो ये क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी अंदर जा रही है, तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, इनवर्ड कहेंगे,
जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्ट कहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आउटवर्ड का मतलब क्या होता है। अब जैसे करंट कैरिंग एक वायर है, अब पहले तो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तब यहाँ पर एक इसे नट रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमेंगे तो ये बाहर आएगा, ठीक है। अब हमें नट किस तरफ घुमाना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमको नट इधर घुमाना है, इधर घुमाना है। तो हम अगर इधर घुमाएंगे नट को तो ये बाहर आएगा, तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ये कौन सा हो गया, इनवर्ट आउटपुट पता करने का कि इन है कि आउट है, ये पता करने का ये हो गया स्क्रू रूल। और अब हम देखें कौन सा, इसका एक और शॉर्टकट है जिसको हम देखें क्या, पाम रूल। पाम रूल मैं आपको बता देता हूँ। अब एक और रूल था जिसमें हम इनवर्ट आउटपुट पता कर सकते हैं, तो और क्या होता है, राइट हैंडेड पाम रूल। राइट हैंडेड पाम रूल कैसा रहता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक वायर है, यहाँ पर एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, हम अपना हाथ को इस प्रकार रखते हैं और हमारा थंब को उस डायरेक्शन में रखते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ये देखिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और अब हम क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं इस प्रकार से। हमारी जो फिंगर्स है सभी, उन सभी को हम इस प्रकार बंद करते हैं। तो क्या हो रहा है, ये इनसाइड जा रही है, इनसाइड जा रही है मतलब इंटरनल जा रही है, इनवर्ड जा रही है। तो ये क्या होगा, एक डायरेक्शन पता करने का कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड है, अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो। अब आती है एक और कंडीशन, जब क्या होगा, अब पहले पॉइंट पी इधर था तो हमने उंगली किधर रखी थी, इधर रखी थी। अब पॉइंट पी किधर है, इधर है, पॉइंट पी इधर है। तो हमने जैसे यहाँ पर तो क्या निकाला कि इनवर्ड डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पर हम देखते हैं इधर की साइड क्या होता है। अब वापस हम वही वाला रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। किस प्रकार का रूल, अब इस प्रकार रखेंगे हम हमारे पाम को, ठीक है, और हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहेगा। फिर हम क्या है कि इनको क्लोज करते हैं यहाँ पर, तो क्या है, ये हमारी तरफ यानी आउटवर्ड आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, आउटवर्ड, ठीक है। इस प्रकार से हम राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम इन्वर्ट जो है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक गोले के अंदर क्रॉस, यानी ये इनवर्ड हो गया, और एक गोले के अंदर पॉइंट, ये हो गया क्या, आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, पॉइंट मतलब एक गोले के अंदर एक पॉइंट, उसको हम आउटवर्ड यानी आउटपुट बोलते हैं, आउटवर्ड बोलते हैं। आउटवर्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक गोले के अंदर एक पॉइंट, ये होगा क्या, आउटवर्ड को हमने डिनोट कर दिया। अब इनवर्ट को हमने कैसे डिनोट कर दिया, एक गोले के अंदर क्रॉस, तो ये होगा क्या, इनवर्ट को हमने डिनोट कर दिया।